Hello students, welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 1st January 2025. You can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. So before we take up the first topic of the day, I would like to wish you all a very happy new year. मुझे पता है आप सब आज न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे होंगे, मैं भी कर रहा हूँ। इस कारण से आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस मैं एकदम छोटा रखूँगा, सिंपल, और कोई बहुत ज़्यादा एनालिटिकल डिस्कशन नहीं करेंगे आज। बट फिर भी आज मैंने सोचा कि न्यूज़पेपर एनालिसिस करना ज़रूरी है, थोड़ी देर का ही सही, ताकि साल के पहले दिन ही कंटिन्यूटी ना ब्रेक किया जाए, गैप ना हो। फॉर दैट रीज़न आई एम जस्ट ब्रिंगिंग दिस न्यूज़पेपर एनालिसिस टुडे। अदरवाइज मैं नहीं चाहता था कि आपके सेलिब्रेशन को आज रोका जाए। ठीक है, तो आपको टाइम मिले तो कल देख लेना, ठीक है, बट जस्ट टू मेंटेन कंटिन्यूटी आई एम डूइंग दिस एनालिसिस टुडे। कीप एंजॉइंग, कीप वर्किंग हार्ड। आज एंजॉय कर लीजिए, कल से काम करना शुरू कर दीजिए। भगवान करें कि आपकी जो भी इच्छाएं हैं करियर से संबंधित या बाकी और भी जो भी इच्छाएं हैं आपके जीवन में, वो सब मनोकामनाएं आपकी पूरी हों। काफ़ी अच्छा मैसेज लगा मुझे, तो मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया। ये जो नया साल है, इट्स लाइक अ ब्लैंक बुक, हमारे लिए एक मौका है, और हमारे जो हाथ हैं दे आर लाइक पेन। हम जो चाहें वो लिख सकते हैं। इट्स आवर चांस टू राइट अ ब्यूटीफुल स्टोरी फॉर आवरसेल्फ। कोशिश करते हैं, देखते हैं ये नया साल हम सबके लिए क्या लेकर के आता है। आप भी कोशिश कीजिए, मैं भी आपके साथ कोशिश करता रहूँगा। देखते हैं, आज बस छोटे मोटे दो तीन टॉपिक मैंने लिए हैं। आज अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है भी डिटेल में जिसके एनालिटिकल डिस्कशन चाहिए, तो वो मैं कल कवर कर दूंगा। फर्स्ट टॉपिक इज अबाउट पाकिस्तान ऑब्टेनिंग मेंबरशिप ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। यूनाइटेड नेशंस के बारे में हमने पहले भी कई दफ़ा देखा है। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है दैट वाज फाउंडेड इन 1945 राइट आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू with the intention of preventing such kind of catastrophic wars in the future. इसके टोटल दुनिया के 193 मेंबर कंट्रीज हैं। कुछ एक ऐसे देश जैसे पैलेस्तीन या वेटिकन सिटी, इनको फुल फ्लेजेड मेंबरशिप नहीं मिली है यूनाइटेड नेशंस में। दे हैव गॉट ओनली ऑब्जर्वर स्टेट स्टेटस एट यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस का मुख्य लक्ष्य है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना, दुनिया के देशों के बीच में फ्रेंडली रिलेशंस को मेंटेन रखना, और देशों के बीच में कोऑपरेशन प्रमोट करना इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमी, सोशल या कल्चरल इंटरैक्शन। यूनाइटेड नेशंस के जो मेन बॉडीज़ हैं वो 6 हैं, जिनको कहा जाता है प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। एक तो होगा इसकी जनरल असेंबली, जहाँ पे सारे जो मेंबर कंट्रीज हैं उनको वहाँ पे पार्टिसिपेशन मिला हुआ है। एंड हियर वन मेंबर एंजॉयज वन वोट, तो यहाँ पे एवरी कंट्री इज ट्रीटेड, एवरी मेंबर इज ट्रीटेड इक्वली। फिर यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट है, जहाँ पे बेसिक ऑफिशियल वर्क्स होते हैं। आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, विच इज़ जुडिशियल विंग ऑफ यूनाइटेड नेशंस। देन ट्रस्टीशिप काउंसिल, जिसका मेन काम है टू प्रमोट राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। इट इज़ नॉट फंक्शनल राइट नाउ बिकॉज इसको तब बनाया गया था 1945 में, जब कई सारे देश उनके पास ना डेमोक्रेसी थी, ना उनके यहाँ पे ऐसा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था कि वहाँ पे डेमोक्रेसी इमीडिएटली लाई जा सके। तो इस कारण से यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल को जिम्मेदारी दी गई थी कि ट्रांजिशन तरीके से वो काम करें और धीरे धीरे उन जगहों पे वो डेमोक्रेसी लेकर के आए। तो राइट नाउ इट इज़ सस्पेंडेड बिकॉज इट्स फंक्शन इज़ नो लॉन्गर रिक्वायर्ड फॉर द टाइम बीइंग। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, तो इसका काम होता है ये तीसरा वाला गोल अटेन करना, इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमी, सोशल एंड कल्चरल इंटरैक्शन। अगर आप देखें तो जो सबसे महत्वपूर्ण रोल है यूनाइटेड नेशन का, वो है टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। और ये जो गोल है उसको फुलफिल करने की मुख्य जिम्मेदारी होती है यूनाइटेड नेशंस के इस प्रिंसिपल ऑर्गन की, जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी। यूएनएससी से संबंधित ही ये डिस्कशन है। यूएनएससी के अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो उसमें टोटल 15 मेंबर कंट्रीज को किसी भी वक्त रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ होता है, आउट ऑफ दीज 193 मेंबर कंट्रीज हु हैव गॉट रिप्रेजेंटेशन इन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ये जो 15 मेंबर कंट्रीज जिनको रिप्रेजेंटेशन मिला है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, उसमें से 5 को कहा जाता है परमानेंट मेंबर्स। दे आर द यूएस, यूके, फ्रांस, रसिया एंड चाइना। और 10 होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स, जिनको 2-2 साल के टर्म के लिए चुन करके भेजा जाता है बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली मेंबर्स। तो यहाँ पे हर एक कंट्री को एक वोट मिला हुआ है, ये लोग चुन करके भेजते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर्स को 2 साल के टर्म के लिए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो भी फैसले होते हैं वो वोटिंग के बेसिस पे होते हैं,
और किसी भी फैसले को एक्सेप्ट होने के लिए इन 15 मेंबर कंट्रीज में से 9 मेंबर कंट्रीज को सपोर्ट करना होगा, तभी जाकर के वो फैसला एक्सेप्ट हो सकता है। यहाँ पे जो परमानेंट मेंबर्स हैं, इनकी हमेशा से ही मेंबरशिप बनी रहती है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, इनके पास वीटो पावर है, दैट इज वन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर एसोसिएटेड विद दीज परमानेंट मेंबर कंट्रीज ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। वीटो पावर मतलब अगर इन्होंने, इनमें से किसी भी एक देश ने किसी भी रेजोल्यूशन को रिजेक्ट कर दिया, तो फिर वो रिजोल्यूशन वही डिफीट हो जाएगा, इट कैन नॉट बी पास्ड इवन इफ अदर 14 मेंबर कंट्रीज सपोर्ट दैट रिजोल्यूशन। अब बात करते हैं ये नॉन परमानेंट मेंबर्स की। नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं 10 किसी भी वक्त। ये दसों जो सीटें हैं वो दुनिया के अलग अलग रीजन्स में डिवाइडेड हैं। जैसे 2 सीट्स शुड बिलोंग टू अफ्रीका, 3 should belong to Asia, 2 should belong to Latin American Caribbean countries, 2 to Western Europe and 1 to Eastern Europe। तो इस तरीके से दुनिया के अलग अलग रीजन्स को सीटें अलॉट की गई हैं इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर नॉन परमानेंट मेंबरशिप। अब होता क्या है कि किसी भी वक्त 10 मेंबर्स होते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एज नॉन परमानेंट मेंबर्स, जिनको टाइम टू टाइम इलेक्ट करके भेजा जाता है, हु डू नॉट हैव वीटो पावर्स, नो वीटो पावर्स टू दीज 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स। अब ये 10 के 10 मेंबर्स कैसे चुने जाते हैं ये समझिए। हर साल 5 नए मेंबर्स चुने जाते हैं, एवरी ईयर। 2 साल की मेंबरशिप है, तो हर साल 5 मेंबर्स को चुना गया, उनकी मेंबरशिप 2 साल के लिए रहेगी। फिर अगले साल और नए 5 मेंबर्स को चुना गया, उनकी मेंबरशिप 2 साल के लिए रहेगी। तो इस तरीके से करके आप कह सकते हो कि रोटेशन चलता रहता है। आपने जरूर राज्यसभा की मेंबरशिप के बारे में सुना होगा कि हर साल 1/3 मेंबर्स जो हैं 2-2 साल पे आते रहते हैं। तो वैसे ही रोटेशन बेसिस पे आप देखिए कि जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको अगले करंट इशू को ही ले लेते हैं। किसी वक्त 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, राइट? तो हर साल 1 जनवरी को 5 नए मेंबर्स चुन करके आते हैं। जैसे 1 जनवरी 2025 आज से इन 5 देशों की मेंबरशिप शुरू हो रही है, डेनमार्क की, ग्रीस की, पाकिस्तान, पनामा एंड सोमालिया की। अब ये मेंबर्स रहेंगे 2026 यानी कि अगले साल के 31 दिसंबर तक। लेकिन अगले साल 1 जनवरी 2026 को 5 और नए मेंबर्स चुने जाएंगे, who will be replacing these countries, Algeria, Guyana, Republic of Korea, Sierra Leone and Slovenia, who are holding membership since 1st January 2024। तो इनको पिछले साल 1 जनवरी को मेंबरशिप मिली थी, इनकी मेंबरशिप रहेगी 2025 के दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक। फिर 1 जनवरी 2026 से नए 5 मेंबर्स। तो ऐसे करके हर साल 5 नए मेंबर्स आते रहते हैं और 5 जाते रहते हैं, जिनकी 2 साल की मेंबरशिप पूरी हो गई। और इस तरीके से रोटेशन चलता रहता है। एवरी ईयर 5 न्यू मेंबर्स, एग्जिस्टिंग 5 मेंबर्स, देयर मेंबरशिप गेट्स टर्मिनेटेड। और जो भी मेंबर कंट्री चुने जाते हैं वो 2 साल के लिए चुने जाते हैं। तो ये साइकिल चलता रहता है। न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान को मिली है 2 साल की नॉन परमानेंट मेंबरशिप ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। दिस मेंबरशिप विल नाउ बी available to Pakistan from 1st January 2025, means that from today to 31st December 2026। तो मौजूदा टाइम में ये 5 परमानेंट मेंबर्स हो गए, ये 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। ये 5 अभी आज ज्वाइन करेंगे, ये 5 पिछले साल से हैं, इनकी मेंबरशिप 2025 यानी कि आज जो साल शुरू हुआ उसके 31 दिसंबर को खत्म होगी। अगले साल 1 जनवरी को फिर नए 5 मेंबर्स आ जाएंगे। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट पोएम, इंपॉर्टेंट फ्रॉम सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, पोएम स्टैंड्स फॉर पीएसएलवी ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल। तो आपको एक बात तो पता है कि पीएसएलवी इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट रॉकेट या लॉन्च व्हीकल ऑफ इसरो। तो इसरो की जो मौजूदा 2 सबसे पर्टिनेंट या इंपॉर्टेंट लॉन्च व्हीकल हैं वो है पीएसएलवी एंड जीएसएलवी। जीएसएलवी का नाम अब बदल करके हो गया है LVM-3, राइट? जीएसएलवी मैक 3 का नाम बदल करके हो गया है LVM-3। उसके बारे में फिर कभी और चर्चा करेंगे, मैंने पहले तो कराया ही है। मुद्दा यह है कि पीएसएलवी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्च व्हीकल ऑफ इसरो। ये इतना इम्पॉर्टेंट है
और इसका सक्सेस रेशियो इतना अच्छा है कि पीएसएलवी को कभी कभार नाम दिया जाता है वर्क हॉर्स ऑफ इसरो। अब पीएसएलवी के अंदर 4 स्टेज के इंजन्स लगे हुए हैं, 4 स्टेज इंजन्स हैं। होता क्या है कि अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग इंजन्स होते हैं, जिनमें अलग अलग फ्यूल्स होते हैं, जिनका काम होता है एक लेवल तक उस रॉकेट को पहुंचाना। रॉकेट क्या होता है? रॉकेट आप कह सकते हैं कि लॉन्च व्हीकल है, जिसके ऊपर सैटेलाइट्स को एज ए पे लोड इंस्टॉल किया जाता है। और रॉकेट या लॉन्च व्हीकल का काम होता है कि उस सैटेलाइट या पे लोड को जा करके डिजायर्ड ऑर्बिट में वो रीस्टोर कर दे। तो ये पेलोड लेकर के चला इस रॉकेट ने, और जा करके इस ऑर्बिट को एक डिजायर्ड ऑर्बिट में अराउंड द अर्थ उसने स्टैब्लिश कर दिया, जहाँ पे ये फिर सैटेलाइट या पेलोड अर्थ के अराउंड घूमता रहे और डिजायर्ड फंक्शन को फुलफिल करता रहे, जैसे कि नेविगेशन, अर्थ ऑब्जर्वेशन एंड ऑल। तो जैसे पीएसएलवी की बात की जाए तो इसमें 4 स्टेज के इंजन लगे हैं। बिल्कुल पहले स्टेज में सॉलिड इंजन, फिर दूसरे स्टेज में लिक्विड, फिर तीसरे स्टेज में सॉलिड, फिर लिक्विड। तो होता क्या है कि पहला स्टेज का काम होता है, सबसे पहले वो बर्न होगा और वो इनिशियल थ्रस्ट देगा। जब उसका फ्यूल खत्म हो जाता है तो पहला स्टेज सेपरेट होकर के अलग हो जाता है, इट फॉल्स इनटू ओशन। फिर दूसरा स्टेज ऑन होता है, जब पहला स्टेज का फ्यूल खत्म और वो सेपरेट हो गया तो फिर दूसरा स्टेज स्टार्ट होता है और वो फर्दर थ्रस्ट देता है। जब उसका फ्यूल खत्म हो जाता है तो फिर वो भी सेपरेट हो जाता है, डिटैच हो जाता है फ्रॉम द रॉकेट एंड इट फॉल्स इन थ्रू द ओशन। फिर तीसरा स्टेज का इंजन स्टार्ट होता है, उसका फ्यूल कंजम्पशन शुरू होता है। जब वो अपना थ्रस्ट पूरी तरह से दे चुका होता है, उसका फ्यूल कंज्यूम हो चुका होता है, देन इट ऑल्सो डिटैचेस फ्रॉम द रॉकेट एंड इट फॉल्स इनटू द ओशन। देन फोर्थ स्टेज का काम होता है कि जा करके वो सैटेलाइट को डिजायर्ड ऑर्बिट में लॉन्च कर दे। उसके बाद जो फोर्थ स्टेज होता है इन जनरल पीएसएलवी का, वो स्पेस के अंदर ही रह जाता है एज स्पेस डेब्री। ये जनरली पीएसएलवी के अंदर होता है। तो जनरली पीएसएलवी में फर्स्ट 3 स्पेंट इंजन्स फॉल बैक इनटू द ओशन। द फाइनल स्टेज, जिसको हम लोग कह सकते हैं पीएसएलवी का फोर्थ स्टेज, इट एंड्स अप एज स्पेस जंक। लेकिन फिर इसरो ने क्या किया, और ज़्यादा यूटिलिटी बढ़ाने के लिए ऑफ पीएसएलवी रॉकेट्स और उसकी आप कह सकते हैं एफिशिएंसी, इकोनॉमिक एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए जो फोर्थ स्टेज है उसको ऐसे डिजाइन किया कि अब पीएसएलवी का जो फोर्थ स्टेज है वो जाकर के सैटेलाइट को लॉन्च करने के बाद खुद ही अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करने लगेगा। इट विल नॉट एंड अप एज स्पेस डेब्री, रादर इट विल establish itself in the earth orbit and will orbit around the earth so that it will provide a platform जहाँ पे कुछ पेलोड्स को रख करके, कुछ इक्विपमेंट्स को रख करके हम लोग एक्सपेरिमेंट्स कर पाए। तो पोएम पीएसएलवी ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल का काम होता है कि सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च किया और जो फोर्थ स्टेज है उसका, वो रादर देन एंडिंग अप एज स्पेस डेब्री वहीं रह गया और वो अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करने लगा। और उसके ऊपर भी कुछ पेलोड्स या आप कह सकते हैं साइंटिफिक इक्विपमेंट्स कनेक्टेड रहते हैं, जो अर्थ के ऊपर अलग अलग डेटा भेजते रहते हैं, जिसकी मदद से फिर हम लोग कुछ कुछ नई इंफॉर्मेशन डिराइव कर सकते हैं। तो पॉइंट इज कि पहले जो पीएसएलवीज हुआ करते थे उनका फोर्थ स्टेज यूजलेस था। यूजलेस होने के अलावा वो स्पेस के अंदर जंक भी क्रिएट कर रहा था, डबल डैमेज। अब क्या है कि वो स्पेस के अंदर खुद ही एक रॉकेट खुद ही स्पेस के अंदर जो फोर्थ स्टेज है वो एक सैटेलाइट का काम करेगा। तो बेसिकली द पोएम में पीएसएलवी जो पोएम टाइप का इंजन है उसमें द फोर्थ स्टेज turns into satellite itself in the end and it provides a platform जहां से कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जा सके। अब करंट न्यूज़ पे आ जाते हैं। कल हमने जो देखा था स्पेडेक्स मिशन के बारे में, जहाँ पे 2 छोटे-छोटे सैटेलाइट्स भेजे गए जो स्पेस के अंदर डॉकिंग एंड अनडॉकिंग करेंगे। इसको भेजा गया पीएसएलवी C60 के ऊपर, जो हमारा रॉकेट या लॉन्च व्हीकल पीएसएलवी C60 के ऊपर भेजा गया। ये जो पीएसएलवी C60 है, इसका फोर्थ स्टेज वाज अ पोएम। मीन्स इसका फोर्थ स्टेज उन सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के बाद खुद जाकर के अर्थ के अराउंड एक ऑर्बिट में स्टेबलाइज हो गया और इसके ऊपर 10 पेलोड्स अटैच्ड हैं। वो 10 पेलोड्स अब अर्थ के ऊपर अलग अलग इंफॉर्मेशन रिले करेंगे फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स। ये जो 10 पेलोड इस पोएम मॉड्यूल के फोर्थ स्टेज में अटैच्ड हैं, दे वेयर सेंट
बाय सम नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज या प्राइवेट एंटिटीज आप कह सकते हैं, एंड दे वर फैसिलिटेटेड यानी कि सपोर्टेड बाय इन स्पेस, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। इन स्पेस को बनाया गया है भारत सरकार द्वारा विद द एम ऑफ प्रमोटिंग पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर्स या प्राइवेट एंटिटीज इन स्पेस सेक्टर। तो ये बात हो गई इन स्पेस की। इन स्पेस ने क्या किया है कि ये जो PSLV-C60 जिसके ऊपर स्पेडेक्स को भेजा गया है, PSLV-C60 का जो फोर्थ स्टेज इंजन है वो पोएम इंजन था। उस पर 10 पेलोड्स अटैच करवाए हैं। ये जो 10 पेलोड्स हैं ये प्राइवेट एंटिटीज़ को बिलोंग करते हैं, नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज़ को बिलोंग करते हैं, और ये अगले 6 महीने तक ये अर्थ के ऊपर हमारे पास डेटा या इंफॉर्मेशन भेजते रहेंगे। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ पोएम। दैट मीन्स इट इज PSLV's मोर इफेक्टिव एफिशिएंट वर्जन। इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज टाइम दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट एक्सरसाइज सूर्य किरण, इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एक्सरसाइज सूर्य किरण मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और नेपाल की मिलिट्री के बीच में। करंट न्यूज ये है कि 18th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज सूर्य किरण हैज स्टार्टेड बिटवीन द आर्मी ऑफ इंडिया एंड नेपाल। एक्सरसाइज सूर्य किरण में बेसिकली इंटर ऑपरेबिलिटी यानी कि भारत की आर्मी नेपाल के अंदर या नेपाल की आर्मी भारत के अंदर फंक्शन कर पाए, उसको प्रमोट करने के लिए इस तरह की मिलिट्री एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं। तो इंटर ऑपरेबिलिटी, फ्रेंडशिप एंड कोलैबोरेशन के लिए एक्सरसाइज सूर्य किरण कराया जाता है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल आर्मी। प्रीलिम्स में आपसे सीधा सीधा पूछ सकता है एक्सरसाइज सूर्य किरण इज बिटवीन विच टू कंट्रीज, इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, ऐसा कुछ ऑप्शन हो सकता है। कल जब हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू H1B वीजा इज रॉन्ग। स्पेडेक्स दोनों स्टेटमेंट सही हैं, और यहाँ पे भी दोनों स्टेटमेंट्स सही हैं लगभग 40% या 42%, बोथ स्टेटमेंट्स आर ऑलमोस्ट करेक्ट। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।